दोस्तों इन शर्मी मौजूद फकर में खुश आमदीद। अगले 3 रोज में हुकूमत साजी मुकम्मल करने का जनाब आ गया है हुक्म आ गया है और कहा गया है कि जनाब अगले 3 दिन के अंदर अगर आपकी तरफ से हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल ना हुआ, अगर आपने वजीर आजम के नाम पर और हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर इत्तफाक राय ना किया, अगर आपने अगले 3 दिन में आगे बढ़कर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर तशरीफ नहीं रखी, तो उसके बाद जनाब बंदा दे असी लब लिया दे पायन असी आप उस कुर्सी से बहा देना है और उसके बाद आपको उस बंदे को ना सिर्फ वोट देना पड़ेगा बल्कि वो बंदा अगले 5 साल तक के लिए इस मुल्क का वजीर आजम बन के रहेगा। यह पैगाम ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिला है बल्कि यह पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिला है, जिसकी वजह से यह सूरत हाल बर्पा हुई है। उमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह के सीरियस पैगाम दिए नहीं जाते, लेकिन बिलावल साहब इस सारी सूरत हाल में एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए हैं जो मौजूदा सूरत हाल में किसी तरह की लचक दिखाने का जो है वो इरादा रखते हुए नजर नहीं आ रहे, खासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू का अमल जारी है। अब तक 4 अदवार हो चुके हैं, आज हतमी राउंड होना है और इस हतमी राउंड से पहले बिलावल साहब ने ठट्ठा के अंदर तकरीर करते हुए बम फोड़ दिया, ये कहते हुए कि जनाब मैं अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ा हूं, ना वजीर आजम बनूंगा और ना ही अगली हुकूमत के अंदर किसी तरह की कोई वजारत लूंगा। और ये वही मौकफ है जिसकी बिना पर जो मुज़ाकरात हैं ये 4 अदवार तक चले हैं, लेकिन अभी तक जो है बारावर साबित नहीं हो सके। ये वो सिचुएशन थी जिसने कल रात बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा दिया और बताया यह जा रहा है कि बिलावल साहब के इस बयान पर, इस रवैये के ऊपर ना सिर्फ सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया गया है बल्कि जरदारी साहब को भी सोते में जगाने के बाद पैगाम दिया गया है कि मियां साहब कल आ रहे हैं और मियां साहब के साथ बैठकर इन तमाम चीजों को फाइनलाइज किया जाए। अदरवाइज 3 दिन के अंदर अगर आपकी तरफ से ठोस पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर हमारा बंदा आएगा और आकर उस कुर्सी पर बैठ जाएगा और आप सामने बैठकर सिर्फ उसके हुक्म बजा लाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो कौन सा उम्मीदवार है जो वजारत उज़्मा के लिए इस वक्त उनके जहन में मौजूद है? सवाल यह भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बाहमी एहतराम के रिश्ते में बंधे होने के बावजूद अभी तक हुकूमत साजी के मामले पर पेशरफ्त क्यों नहीं कर सके? सवाल यह भी है कि ये जो 4 अदवार इस वक्त मुज़ाकरात के जारी हो चुके हैं, इन मुज़ाकरात में डेडलॉक किसकी वजह से है? और सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 दिन का हतमी वक्त क्यों दिया गया? और नवाज शरीफ साहब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक के लिए जनाब इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आज का दिन या आज की रात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और आज के दिन में किसी तरह का कोई अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि ब्रेक थ्रू ना हुआ तो बहुत कुछ ही थ्रू हो गया रह जाएगा। लिहाजा सियासतदान इतनी जल्दी घाटे का सौदा नहीं करते और खासतौर पर इक्तदार की कुर्सी पर बैठने के लिए तो हर तरह की तंगोदौ की जाती है। मामला क्या है? मामला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इलेक्शंस के बाद बल्कि इलेक्शन से पहले असूली तौर पर इस बात की तरफ इशारे मिल रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस बात के इशारे मिल रहे थे कि जो अगली हुकूमत होगी वो एक वसील बुनियाद हुकूमत होगी। बल्कि अगर ये मैं कहूं कि इस बात के वाज़ेह तौर पर जो है इजहार किया गया था कि पाकिस्तान के मसाइल इस तरह के हैं कि कोई भी हुकूमत सिंगल हैंडेडली इन मसाइल को हल नहीं कर सकती और तमाम जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत ही वसी तर इश्तराक और कौमी इत्तफाक राय का सबब बन सकती है। लिहाजा एक वसील बुनियाद हुकूमत का क़याम जरूरी है ताकि कौमी यकजहती को फरोग दिया जा सके। लेकिन इन इंतखाबात के जो नताइज आए हैं इसने तफरीक में इजाफा किया है बनिस्बत इसके कि तफरीक में या फासलों को में कमी की जा सके और उसके बाद हर एक जमात इस इक्तदार के केक में से अपने शेयर में इजाफे की तगोदौ करती हुई नजर आ रही है और दूसरी जानिब ये इक्तदार में के इस केक में से हिस्सा लेने के साथ साथ बाज मौके ऐसे भी आए हैं जब वो जो है ना रूठ के उन्होंने प्लेट में रखा हुआ केक भी वापस रख दिया कि ना मैं नहीं खाना। जे बच्चे नहीं जिद करते मैं नहीं खाना, नहीं आया मैंने लड़ा फलाना ज्यादा मन भी होना दो, इस तरह की एड़ियां रगड़ रगड़ के जिद की सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही थी।
اور उसके ऊपर तो रहा ये कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जिस तरीके से सिचुएशन को गरमाया और अपने लिए माहौल को तश्कील दिया, वो यकीनी तौर पर इस लायक है कि उसकी तारीफ की जा सके, अगरचे वो सारे का सारा बयानिया और या उस बयानिए की जो अक्सरियत है वो झूठ और झूठ पर ही मबनी है, इसके अलावा उसके अंदर कोई और चीज मौजूद नहीं थी। 4 अदवार हो चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात के, और इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी धमाका हो गया। इन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात को क्रिएट किया और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात को क्रिएट किया, और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी मुश्किलात को क्रिएट किया। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त बज़ाहिर एक पेज पर लगते तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो गुड कॉप और बैड कॉप वाली सिचुएशन है। हकीकी तौर पर इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी के ऊपर अपनी कमान और पॉलिटिकल फैसलों पर अपने लिए मुकम्मल तौर पर आजादी के ख्वाह हैं, और उनकी नजर ये वाले इलेक्शंस पर नहीं बल्कि 2029 में होने वाले इलेक्शंस और पंजाब में फतह पर मरकूज है। वो ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत का हम हिस्सा बन जाएंगे तो 2029 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब भी मौजूद नहीं होंगे और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब भी मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों अपनी जो उम्र है वो काफी हद तक गुजार चुके होंगे। शायद इक्तदार के इस पाई पे उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लिहाजा उनका यह ख्याल है कि 2029 का इलेक्शन मेरे लिए या मुझे वजीर आजम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुमकिन साबित हो सकता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज अपने वजारत उज़्मा के लिए करते हुए नजर नहीं आ रहे, और उनको इस बात का भी अंदाजा है कि अगर उन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स करनी है तब उनको मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों के ऊपर हैमरिंग करनी होगी, और एंटी नवाज और एंटी इमरान ये जो दोनों वोट्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, और इस वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा हुकूमती सेटअप है। वो ये समझते हैं कि अगर वो इस मौजूदा हुकूमती सेटअप में चले जाते हैं तो फिर 2029 में उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी और 2029 में वजीर आजम बनने का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। और यही वो नुक्ता है जहां पर आकर बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के रास्ते जरा थोड़े से जुदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इस बात का फैसला कर लिया था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा दूरी इख्तियार नहीं करनी, और जो अपने लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत रखते हुए जो गुंजाइशें हैं वो हासिल करनी है, और वो अपने इसी फार्मूले पर अमल दरामद कर रहे हैं। और उनको इस बात का अंदाजा है कि ये जो सिस्टम अब बन रहा है इस सिस्टम के अंदर उनकी शमूलियत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो उनकी शमूलियत नहीं होगी तो मुस्तकबिल के अंदर पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और 2029 के इलेक्शंस उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। लिहाजा वो अपनी सिंध की बेस को कायम रखने के लिए इस हुकूमती सेटअप का हिस्सा बनने पर ना सिर्फ तैयार है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर भी मौजूद है। और ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि आसिफ अली जरदारी साहब असूली तौर पर इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने और वजारतें लेने पर भी आमादा हो चुके हैं तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन बिलावल साहब के स्टांस ने उनके लिए रुकावट को क्रिएट कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब बढ़ता हुआ अनरेस्ट और ये जो एक बहरानी कैफियत है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल होती चली जा रही है, क्योंकि अगर ये इबहाम आगे बढ़ेगा तो ये जाली वोटों की फैक्ट्रियां या कमिश्नर साहब की तरफ से झूठ की कहानियां ये ना सिर्फ मंजर आम पर आती रहेंगी बल्कि इसके नतीजे में मुल्क के अंदर इंतशार और अदम इस्तेहकाम ना सिर्फ यहां पर बढ़ेगा बल्कि बैरून मुल्क से भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल से जल्द अज जल्द बाहर निकलना जरूरी था। कल होने वाली डेवलपमेंट ठट्टा में जो है बिलावल साहब की तकरीर ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया कि ना सिर्फ वो सामने आए बल्कि एक ताकतवर शख्सियत ने ना सिर्फ राब्ता किया नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से बल्कि उनको इस राब्ते पर मजबूर भी किया कि जनाब 3 दिन के अंदर अंदर आपको यह सब कुछ करना है। उनको इस बात से भी आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 3 रोज के अंदर बाकी सूबों यानी सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब
इनके हतमी नताइज का ऐलान करने जा रहा है और हतमी नताइज के ऐलान के बाद वहां पर आजाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन रह जाएंगे और इन 3 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशंस को वाजे करना है। खैबर पख्तूनख्वा के हतमी नताइज का ऐलान और उम्मीदवारों का गजट नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है और वहां पर सिर्फ 12 हल्के रह गए हैं जिनके इंतखाबी नताइज का ऐलान नहीं किया गया और वहां पर 11 हल्कों की जो केसेस हैं वो ज़ेर समात हैं और 1 हल्के के उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उन 12 हल्कों के अलावा बाकी तमाम हल्कों के जो नताइज हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगले 3 दिन के अंदर तमाम जो कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं इनके हतमी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। हतमी नताइज के ऐलान के बाद 3 दिन का टाइम है। इन 3 दिन के अंदर अंदर जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन वाजे करनी है या उन्होंने आजाद रहना है, इस बात का उन्होंने फैसला करना है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो नेशनल असम्बली का इजलास कॉल करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगले 7 दिन इस हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और यहां पर यह बात भी अहमियत की हामिल है कि अगले 3 दिन के अंदर जहां पर सरकारी नोटिफिकेशन होना है वहां पर अगले 3 रोज के अंदर हुकूमत साजी के अमल ने भी मुकम्मल होना है। ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी फॉर्मेशन ने मुकम्मल होना है। हुकूमती इत्तेहाद में इस बात का तयन होना है कि सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, सेनेट के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस सेनेट के उम्मीदवारों के अंदर पावर शेयरिंग का फार्मूला कैसे होगा, किस किस को किस किस जगह पर अकोमोडेट किया जाएगा, किस किस को नजरअंदाज किया जाएगा, हर एक चीज ने इस पर तय होना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 3 रुकनी वफ्द भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है। इस मुत्तहिदा के वफ्द की क़यादत कर रहे हैं जनाब कामरान टिसोरी साहब और इस वफ्द में जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और जनाब मुस्तफा कमाल साहब मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के इस अमल में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इम्कान यह है कि आज शाम तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे बल्कि इस मुज़ाकराती अमल में भी मौजूद होंगे जो इस कायदीन के दरमियान होगा। उससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कमेटी कायम की गई है इक्तदार के फार्मूले को तय करने के लिए, उसकी मीटिंग भी होगी और सबसे अहम तरीन इशू होगा पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में शमूलियत का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट को यह बात बावर करा दी है कि जब तक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम काबीना में शामिल नहीं होंगे उस वक्त तक वो ये सारे का सारा बोझ खुद नहीं उठा सकते। लिहाजा ये जो मुलाकात है इसके अंदर इस बात का भी तयन होगा। जहां तक इस अल्टीमेटम की बात है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस बात को बावर करा दिया गया है कि जनाब अगर आप में से कोई भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है, बिलावल साहब तैयार नहीं है, जनाब नवाज शरीफ कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारे पास भी एक प्लान बी है और उस प्लान बी में एक ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत को सामने लाया जाएगा और यह कहा जाएगा कि जनाब इस बंदे का ताल्लुक किसी भी हुकूमती जमात से, किसी भी बड़ी जमात से नहीं है और वसी तर कौमी मफाद में इस शख्स को हम वजीर आजम के ओहदे पर बिठाते हैं और यह बंदा जो है बतौर वजीर आजम काम करेगा, यानी अनवारुल हक काकड़ पार्ट 2। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अनवारुल हक काकड़ पार्ट 2 आ रहा है, यह अनवारुल हक काकड़ पार्ट 2 जो है इसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से ही है। एस्टैब्लिशमेंट ने इस हवाले से अपनी राय से आगाह कर दिया है हुक्मरान इत्तेहाद को, आगे बॉल अब डाल दी है उनकी कोर्ट में। अब उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि जनाब वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ अली जरदारी होंगे या सदर के लिए आसिफ अली जरदारी होंगे और वजीर आजम के लिए जनाब जाम कमाल साहब होंगे। अब ये जो चीज है इसका तयन होना है। एस्टैब्लिशमेंट ने ये ऑप्शन दे दी है जनाब मुस्लिम लीग नून को कि अगर आप ये समझते हैं कि मरकज में हुकूमत में रहना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए जो तशवीश का सबब हो सकता है, तो आप मरकज के अंदर अपना वजीर आजम ना दें। वजीर आजम जनाब असी अपना दे देने
تے तुसी उन्होंने सिर्फ वोट दे के वजीर आजम बनाना है। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फेस सेविंग हो सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि इस फेस सेविंग को ना मुस्लिम लीग नून कबूल करेगी और ना ही पीपल्स पार्टी, और ये फेस सेविंग के चक्कर के अंदर अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय भी पा जाएगा और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी मुंतखब हो जाएंगे। मौलाना साहब के ऊपर सवालात बरकरार रहेंगे। 3 दिन इस हवाले से अहमियत के हामिल हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।